नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। वीडियो में सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, ओवरऑल जर्नी कैसी थी, स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी इनकी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ओके सर, कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? अच्छा था। ओके, थोड़ा सर अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह, अटेम्प्ट वगैरह। मेरा नाम आदर्श चौधरी है और मैं मुरादाबाद से हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है देहरादून से। उसके बाद मैंने 2 साल इन्फोसिस में काम करके फिर मैंने जॉब छोड़ा है। अच्छा। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, तीसरा अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू। तो इस सब के अलावा मैं बात करूँ आपके अटेम्प्ट वगैरह की और ऑप्शनल वगैरह की, वो बताइए थोड़ा सा। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था और ये मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू है। और ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। ओके सर, किस सवाल से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू की? बेसिकली तो एआई के ऊपर था कि अच्छा। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम काफ़ी पीछे रह रहे हैं। तो उस पे ऐसे सवाल जवाब नहीं हो रहा था, बट एक डिस्कशन काइंड ऑफ था कि मैंने कुछ बोला, फिर सर ने कुछ बोला। तो 5 मिनट तक इसी पे डिस्कशन रहा कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग में पीछे हैं, फिर एआई में पीछे हैं, चाइना की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। उस तरह से शुरू हुआ। ओके, इस सब के अलावा हॉबीज वगैरह से कोई सवाल था? हॉबीज से ऐसा मेजर कोई सवाल नहीं था, बट मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, तो कंप्यूटर साइंस से मेजरली क्वेश्चंस थे। और कुछ आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड था कि जो मेहुल चोकसी वाला केस है उसके ऊपर पूछा गया। अच्छा सर, आपने इन्फोसिस में आपने जॉब करी, क्या वजह इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी वो सब छोड़ करके और फिर आप यहाँ आए, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी आपने? प्रिपरेशन मुझे पहले से ही करनी थी, बट अच्छा। कुछ रीजंस की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। ओके। और जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट मैंने जॉब के साथ ही दिया था और उसमें प्री नहीं हुआ था और मुझे दिख गया था कि जॉब के साथ नहीं होगा। मैंने सोचा कि पहले एक बार ये ट्राई करते हैं, जॉब दोबारा कर लेंगे, ये नहीं होगा तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका स्ट्रेटजी पे आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके चैलेंजेस वगैरह जानना चाहूँगा। क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इस प्रिपरेशन के दौरान? सबसे बड़ा चैलेंज तो सभी के लिए मैं कहूँगा कि गाइडेंस नहीं होता है। अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है मार्केट में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो 2 साल तो यही पता लगने में निकल गया कि करना क्या है। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छुए भी नहीं थे अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में। अच्छा। और फिर 3rd अटेम्प्ट में मैंने PYQ किया और मेंस भी पूरा PYQ बेस्ड किया। उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। अच्छा, मतलब आपका जो फुल फोकस रहा वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पीवाईक्यूज पर रही? बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है पीवाईक्यूज बिल्कुल रामबाण कह सकता हूँ, उनको ब्रह्मास्त्र कह सकता हूँ? जो आप कहना चाहो कह लो, बट PYQ के बिना मत जाना भाई। अच्छा। कहीं भी पेपर देने नहीं होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा तो बताइए पीवाईक्यूज कैसे किए आपको आपने, मतलब और कितने साल के पीवाईक्यूज किए, कैसे लगाते थे उन सबको? थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज का, क्योंकि रोल ओवरऑल सभी बताते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं, पीवाईक्यूज का रोल अपने आप में बहुत अहम है प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि कहते हैं यूपीएससी एकदम अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता। वो पीवाईक्यूज हैं जो आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मतलब यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछे। थोड़ा सा डिटेल में बताइए पीवाईक्यूज के बारे में कि कैसे किया जाए उनको, आप कैसे लगाते थे, कैसे करते थे, नोट्स वगैरह बनाते थे कि नहीं? PYQ में देखिए ऐसा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने डाला हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स हैं। मतलब आप उन्हें ट्रिक कह लो, लॉजिकल गेसिंग कह लो, वो लगती ही लगती हैं हर पेपर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूं कि ये 20 ट्रिक है, इन्हें याद करके जाओ, आपके 20 सवाल बिना आते हुए सही हो जाएंगे। मैंने पिछले 10 ईयर्स के PYQ उठाए थे और उन्हें मैंने कम से कम 10 बार सॉल्व किया होगा, 10 ईयर के PYQ को। अच्छा। और उसमें मैं लिख लिख के ये सॉल्व करता था कि इस वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक लगी है, इस वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक लगी है। तो एक तरह से मसल मेमोरी बन जाती है। तो जब आप वहाँ एग्जाम में बैठे तो आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं कि कौन सी ट्रिक इसमें लगाऊं, तो वो अपने आप लगता चला जाएगा। तो PYQ जब तक आप, मतलब वो ट्रिक आपके पास एक पेपर पे लिखी होनी चाहिए और आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है। मतलब आप उसे लोग ट्रिक भी कहते हैं, उसे लॉजिकल गेसिंग कहते हैं, उसे इंटेलिजेंट गेसिंग भी कहते हैं, बट वो एक ही चीज़ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब हम तैयारी कर रहे हैं या कुछ सवाल ववाल जो सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नई चीज लगे या पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो उनको लिख के जब करना चाहिए। हाँ, जैसे आपके पास पेपर है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल लिया, प्रिंट कर लिया, आप उसे एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के सॉल्व करो। आपके पास 100 सवाल है और आप उन्हें सॉल्व कर रहे हो। आप उन्हें सॉल्व करने के बाद जब एनालाइज करोगे कि मैंने पेपर कैसा किया, तो वो ट्रिक आप हर क्वेश्चन पे लिखो कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये ट्रिक लगाई और क्वेश्चन सही हो गया। जब आप वो कम से कम 100 बार कर लोगे, 10 ईयर के पेपर आप 10 बार सॉल्व कर लोगे, तो आपके मन में बैठ जाएगी। फिर आप मसल मेमोरी से आप करते चले जाओगे, आपको वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। इस सब के अलावा और क्या आपका मतलब ट्रिक थी इन सब चीजों को देखा करने के लिए? मतलब आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ हाँ रहे वही PYQs इस सब के अलावा और स्पेसिफिक मेंस का अगर मैं बताऊं तो मेंस में मैंने एक नोटबुक बनाई थी, जी। उसमें अराउंड 100 पेजेस में मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया था। अच्छा। मतलब GS1 से लेके GS4 तक। तो उसमें मैंने फ्रेमवर्क्स बनाए थे। जैसे GS1 के फ्रेमवर्क थे कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इस लाइंस पे सोचूंगा। अगर जैसे सपोज किसी आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं सोचूंगा किसने बनाया, मटेरियल क्या था, कब बना, वो किसका सिग्निफिकेंस था, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या था, ऐसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड, ऐसे ही पॉलिटी, सारे फ्रेमवर्क्स, उसके बाद सारा डेटा और सारे फ्लो चार्ट जो मैं बनाने वाला था वो मैंने एक नोटबुक में लिख लिए थे। और जैसे ही मुझे किसी मॉक में या किसी भी पेपर को मैं लगाता था, कुछ नया फ्रेमवर्क मिलता था, वो भी मैं उसमें ऐड कर लेता था। तो यही था मेन तो मतलब वैल्यू एडिशन इस तरह से करते थे आप। मतलब वो एक तरह से लास्ट मिनट नोट थे। जैसे आप जब मेंस का पेपर देने जा रहे हो, आपके पास 2 घंटे होंगे तो आप वहाँ बैठ के पूरी किताब नहीं रिवाइज कर सकते। हाँ। तो आपके पास वो 15-20 पेज होने चाहिए कि आप वो पलटो, और जो मेन चीज़ें, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आप किसी डेटा से करोगे, किसी कोड से करोगे या किसी फैक्ट से करोगे, वो सब आपके पास हैंडी होना चाहिए और आप वो रिवाइज करके जाओ, फिर आपका पेन नहीं रुकेगा आपके पास अगर फ्रेमवर्क है तो। बिल्कुल। और सब जब बच्चे लगाते हैं अपने रूम में बैठ करके, तो क्या उस माहौल में वैसा ही सेम सारा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी कॉपी का, वैसा ही माहौल होना जरूरी है, या उठा के कहीं भी उठ के बैठ के कहीं भी लगा लिया? मैं कहूँगा कि जहाँ आप रेगुलर पढ़ते हो, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ो चाहे घर पे पढ़ो, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, उसी पे करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपका मन किया कि मैं दूसरे रूम में जाके पेपर करूंगा, मैं एसी वाले रूम में जाऊंगा, इसमें एसी नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस पे आप पढ़ रहे हो, मतलब एक इंटरनल कनेक्शन टाइप सा हो जाता है कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो उसी पे बैठ के पेपर लगाओ आप। अच्छा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको A4 शीट पे लगाना है, A4 पे लगा लो, लाइन वाले पे लगाना है, लाइन पे लगा लो, लेकिन अगर प्लेन पे लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो आपने PYQs के बारे में बता दिया। अब मुझे थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए, उसका कितना रोल है? टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से ये रोल है कि आप बस ये चेक करो कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन इस टेस्ट में आया और वो मुझे आता था और मैंने वो सही किया है। अच्छा। अगर आप उस टेस्ट में अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं लूप होल है। चाहे आपके नंबर 50 आए लेकिन 100 है, लेकिन आप ये देखो हर टेस्ट में 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो आपने पढ़े होंगे, लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे या कहीं पढ़े होंगे, चाहे बाकी पेपर कितना भी टफ है, तो वो क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए जो आपके बेसिक है। अगर आप वो सही कर पा रहे हो और उसके ऊपर अगर आप कोई अच्छी चीज़ गेन कर पा रहे हो, कोई नॉलेज मिल रही है, तो ठीक है। अगर मान लो कोई सवाल गलत है तो क्या उसको अच्छे से दोबारा से उसको पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए उन सब चीज़ों, उस टॉपिक को? पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आपने सपोज गवर्नर पे कोई क्वेश्चन आया और आपने वो गलत कर दिया और आपको लगता था कि आपने सही मार्क किया लेकिन वो गलत हो गया, तो आप ये देखो कि गलत हुआ क्यों है, या तो आपने कोई सिली मिस्टेक करी है कि करेक्ट या नॉट करेक्ट के बीच में कुछ गलत पढ़ लिया है। अगर ऐसा कुछ किया है तो ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा था कि मैंने सही पढ़ा है लेकिन वो पढ़ा हुआ गलत हो गया है, तो आप पूरा टॉपिक रिवाइज करोगे। अच्छा, और मान लीजिए अगर हम टेस्ट सीरीज जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लगाते हैं, कई बार को बहुत सारे ऑफलाइन लगाते हैं, क्या जरूरी है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन? मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में भी आप वैसे पेपर दोगे। मैंने सारे ऑफलाइन लगाए थे, मैंने कोई ऑनलाइन नहीं लगाया था। आप ऑब्वियसली टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, AI वगैरह, ChatGPT वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, कितना यूजफुल रहा? मेंस और प्री में तो इतना नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बहुत यूज किया है मैंने। अच्छा। जितने भी डेफ के पॉइंटर्स थे तो पूछे नहीं गए, बट मैंने सारा AI से तैयार किया था। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर AI से तैयार किए थे, AI से मैंने क्वेश्चन निकाले थे कि इस पे क्या पूछ सकते हैं, इस पे क्या पूछ सकते हैं, और उस पर खुद का आंसर प्रिपेयर किया था। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होते हैं वो तो अपना जो है कर लेते हैं, जैसे ChatGPT वगैरह का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी वाले होते हैं वो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इसकी मतलब अहमियत को थोड़ा कम करके देखते हैं। क्या कहेंगे उनको कि बिना AI, ChatGPT, इन टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना आजकल UPSC क्योंकि उस लेवल पर जा रहा है, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कि नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हो, या आपके पास गूगल तो है, गूगल तो ह्यूमैनिटीज वाले भी जानते हैं चलाना, और अब गूगल में खुद AI आ रहा है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपको AI रिजल्ट निकाल के देगा अपने आप। तो यूज करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास एक्सेस नहीं है तो इतना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं किया तो नहीं होगा। पहले भी लोग करते थे, होता था। अभी 3-4 साल से AI फेमस हो रहा है, उससे पहले तो नहीं था। UPSC तो पैटर्न हर साल चेंज कर रहा है। नोट्स वगैरह कैसे बनाएं, क्या करें नोट्स बनाने के लिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करें, जो 2-3 पॉइंट्स आपके दिमाग में हों? प्री के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैंने लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए थे, और अराउंड 60-70 पेज के नोट्स थे, इतनी छोटी कॉपी थी, और उसमें मैंने
मतलब ऐसे बनाया था कि अगर गवर्नर पे लिखना है तो केवल पॉइंट पॉइंट की उसका आर्टिकल और सब लिख लिया, और जब मैं उसे रिवाइज कर रहा हूँ तो उसे ऐसा होना चाहिए कि वो बुलेट पॉइंट पढ़ के मुझे पूरा चैप्टर याद आ जाना चाहिए। अगर मुझे वो बुलेट पॉइंट पढ़ के पूरा चैप्टर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुक में जाके रिवाइज करूँगा, फिर उस नोट्स पे आ जाऊँगा। तो वो एक तरह से लास्ट मिनट नोट्स थे। और मेंस के लिए भी यही था, जैसे मैंने बताया फ्रेमवर्क तैयार किए थे। बस मैम और- 2 मिनट और दूंगा बस। और जैसे मतलब आप आंसर लिखोगे तो आपके वो फ्रेमवर्क्स आपके दिमाग में बस जाएंगे, तो जब आप वहाँ बैठोगे तो टाइम नहीं होता है सोचने का, तो आप लिखते चले जाओगे अगर वो फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो। ओके सर, आंसर राइटिंग क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्मेट में, क्या ज्यादा जरूरी है? मैंने तो पॉइंट फॉलो किया था और मुझे पॉइंट अच्छा लगता था। लोग पैराग्राफ में भी लिखते हैं और अच्छा करते हैं, अपना कंफर्ट ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से, बट मुझे लगता है पॉइंट ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। और ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? क्या जैसे जीएस की स्ट्रेटजी थी वैसी ऐसे के लिए भी थी, या कुछ और अलग स्ट्रेटजी फॉलो करी आपने? ऐसे के लिए बेसिक मटेरियल इकट्ठा किया था, जैसे कोट्स हो गए और थोड़े से डेटा वगैरह। लेकिन मैं पहले गलती कर रहा था इससे, मैं सोचता था कि जैसे ये सब्जेक्ट वाइज जैसे एनालाइज करो ऐसे के टॉपिक को, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब बताते हैं, पर वो करना नहीं होता है, मैं गलती कर रहा था पहले। उसके बाद मैंने शुरू किया तो उसमें आप क्वेश्चन जनरेट करो ऐसे के टॉपिक को देख के, जैसे मतलब ये क्या है, ये क्यों है, इसका क्या इम्पैक्ट है, और उसमें आप सिलेबस वाइज एग्जाम्पल इंटीग्रेट करो, जैसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल या मतलब सिलेबस को आप एग्जाम्पल जनरेट करने के लिए यूज़ करो, ना कि आर्ग्यूमेंट के लिए। आर्ग्यूमेंट आप खुद से जनरेट करो और वो प्रैक्टिस से आएगा। पिछले अटेम्प्ट्स में क्या क्या मिस्टेक्स थी आपकी, क्या गलतियां, कमी कहाँ रह गई थी? पिछले अटेम्प्ट में तो मिस्टेक ही मिस्टेक थी। जी। मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने PYQ नहीं छुए थे, अच्छा। और मैं प्री में ये सोच रहा था कि जितनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लो। तो मेरा मतलब 2023 वाले में GS क्लियर हो गया था, CSAT नहीं क्लियर हुआ था, बट वो भी 4-5 मार्क्स के मार्जिन से हुआ था। अगर CSAT इजी होता तो जहाँ तक है कट ऑफ उतनी बढ़ जाती और मैं फिर भी नहीं आता लिस्ट में। तो PYQ अगर आप करोगे तो इस बार मुझे जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया मेरे अराउंड 115 बैठ रहे हैं प्री में। अच्छा। तो वो उन ट्रिक्स के ऊपर है जो आप लॉजिकल कैसिंग कह रहे हो उसे, वो मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब वो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा। और पिछली बार कितने नंबर थे? 74। अच्छा। 79। ओके ओके। हाँ। अच्छा, 2025 से 26 वालों के लास्ट में क्या आपका क्या करें वो इस बीच? PYQ। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ PYQ, और उन्हें जितनी बार कर सकते हो, और जब तक वो ट्रिक्स दिमाग में नहीं बैठा लो तब तक छोड़ो मत उन्हें। ओके ओके। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका? बस यही है, इट्स अ वेरी गुड जर्नी, और मतलब इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। मतलब डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कहाँ बाहर घूम रहे हैं, जी। बट अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड रखो। और अगर मेरी एडवाइस मानो तो इंस्टा बंद कर दो, मैंने भी किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। दुख होता है देख देख के, ऑब्वियसली होता है। अगर सेल्फ कंट्रोल है तो यूज कर सकते हो, बट थोड़ा आइसोलेट रहो और अपने आप को मतलब सेल्फ लव करो और थोड़ा सा एंजॉय करो जर्नी। मतलब दुख होता है जो हमारे फ्रेंड वगैरह वो सब इधर उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उस सब का दुख होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं भी प्राइवेट सेक्टर में था, हाँ। और मेरे साथ जब मैंने छोड़ा मेरे दोस्तों ने भी छोड़ा, लेकिन उन्होंने स्विच कर दिया, तो वो अच्छी सैलरी पे है और मैं यहाँ बैठ के रिवर्स के नाम याद कर रहा हूँ। तो थोड़ा दुख होता है, बट ठीक है। कोई बात नहीं सर, आप उनसे बेटर करेंगे और हम उम्मीद करेंगे इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच सर।